हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पास्ट ईयर का सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ये प्रॉब्लम्स नीट से लिए गए हैं, एम से लिए गए हैं, साथ ही साथ उससे एसोसिएटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं सबको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो में हम लोग सारे कंसेप्ट्स को समझ जाएंगे और फिर जो प्रॉब्लम जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप पूरे नंबर लाएंगे इसमें। तो पहला जो प्रॉब्लम पिक किया गया है वो आपको नीट 2019 से पिक किया गया है और ये आपको कूलम लॉ पर बेस्ड है। इनफैक्ट प्रॉब्लम नंबर 1 to 6 कूलम लॉ पे होंगे और ये बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। If 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges become। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ फिर कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। सो प्लस क्यू चार्ज है और इधर माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच का यदि डिस्टेंस R रखोगे तो जो फोर्स लग रहा है F वो कूलम लॉ से क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर विथ अ माइनस साइन। अब आप देखो कि 25% ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिए तो इससे 20 ये आपको A था ये B था, सो इससे 25% चार्ज जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +3Q/4 चार्ज हो जाएगा विथ पॉजिटिव साइन। और इधर तरफ यदि माइनस चूँकि माइनस Q है तो -Q + Q/4 डेट इज़ -3Q/4 चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। सो अब डिस्टेंस आ रही है, सो फोर्स यदि नया फोर्स F1 हुआ तो F1 हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q/4 इंटू -3Q/4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और यहाँ से आप F1/F का रेशियो यदि निकालते हो तो ये क्या आता है 9/16 और F1 इज इक्वल टू 9/16F। क्लियर है। अब इससे एसोसिएटेड जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, कूलम्स लॉ और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक या इफेक्ट ऑफ मीडियम का क्या होता है। सो जिनको ये कंसेप्ट क्लियर है वो सीधे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, अदरवाइज यहाँ पर आप कंसेप्ट समझ लें। सपोज करो कि दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है और इनके बीच का यदि डिस्टेंस R है तो फोर्स जो होता है ना, फोर्स उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा, ये आपको SI यूनिट में है, किस में है SI यूनिट में, जहाँ पर R F Q1 Q2 सब चीज़ SI यूनिट में है। यदि CGS यूनिट में होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू की जगह यहाँ पर 1 हो जाता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या चाहिए कि फोर्स को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे फोर्स वेक्टर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, आपको ये वेक्टर में लिखना है। सो कैसे लिखोगे R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। अब वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, R12 कैप का मतलब क्या हुआ यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज 1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज 2। सो ये आपको चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, सो इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन यही होगा। सो R12 का डायरेक्शन ये होगा और फोर्स को आप क्या लिखोगे F12 लिखोगे। क्लियर है। उसी तरीके से मैं यदि F21 लिखूं तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 कैप। ठीक है। सो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा R21 कैप। अब यदि यूनिट वेक्टर को आप हटाना चाहो तो कैसे लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RQ इंटू R12 वेक्टर। सो ये सब आई थिंक कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू आप निकाल लोगे इसी से सॉल्व करके तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो ये हो गया। और इसको कहते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। इसका मैं डायमेंशन की बात करूं तो इसका डायमेंशन क्या हो, चुकी डायमेंशन भी पूछते हैं ये सब। सो M-1 L-3 T4 A स्क्वायर। ठीक है। सो अब यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन का आपसे पूछे कि क्या होगा डायमेंशन तो इसका इन्वर्स कर देना, मीन्स कि M L Q T -4 A -2 हो जाएगा।
क्लियर है। तो ये हो गया। अब सपोज करो कि यदि मीडियम चेंज कर दिए, इसको किसी मीडियम में डाल दिए, इसको किसी पूरे को किसी मीडियम में डाल दिए जिसका कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो। ये क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो आपको एप्सिलॉन नॉट की जगह, एप्सिलॉन नॉट चूंकि एयर के लिए था, अब आपको क्या कर देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कर देना है। ठीक है, यदि एप्सिलॉन आर दिया रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कर देना है। बाकी सारे फॉर्मूला सेम हो जाएंगे। सो जहाँ जहाँ पर एप्सिलॉन है उसको बस उससे चेंज कर देना है। और इसमें एक कंसेप्ट और है कि सपोज करो कि ये मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम है और यहाँ पर चार्ज Q2 है, यहाँ पर चार्ज Q1 है। तो देखो ये क्या हो रहा है कि आपने फॉर्मूला निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आपने निकाला। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/4 पाई Q1 Q2 नीचे में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर रूट के का होल स्क्वायर। सो ये हो गया इफेक्टिवली एयर में जो ये आपको ये इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, आर स्क्वायर रूट के। देखो ये आर का आपको क्या था, थिकनेस का मीडियम था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, और वो इफेक्टिव एयर कितना हो गया, इफेक्टिव एयर स्पेस हो गया आर स्क्वायर रूट के। सो अब यदि मैं इसमें चेंज कर दूं, एक ऐसा बना दूं सिस्टम जहां पर Q1 है और Q2 है, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस R है और इस R डिस्टेंस में ये जो मीडियम है जिसका थिकनेस T है, तो नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इफेक्टिव डिस्टेंस इनके बीच का R माइनस T प्लस टी स्क्वायर रूट के हो जाएगा। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो इसके कारण टी स्क्वायर रूट के हो गया। और तो फोर्स आपको निकालने के लिए पूछ देगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस टी प्लस टी स्क्वायर रूट के का होल स्क्वायर। सो ये फिर हो गया आंसर। सो देखो आपको कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी बन जाते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट सब समझ गए होंगे कि मीडियम का क्या इफेक्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Problem number 2. Two positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ion, the number of electrons missing from each ion will be E being the charge of electron. और यहाँ पर जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। देखो कोई यदि चार्ज Q कूलम बोल रहे हो या Q माइक्रो कूलम बोल रहे हो, Q नैनो कूलम बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो चार्ज का वैल्यू, तो वो आपको n इंटू आपको इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। मीन्स कि हर एक चार्ज को इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके इक्वल बोल सकते हैं हम लोग कभी ये नहीं बोल सकते Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 इलेक्ट्रॉन या प्लस माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 29 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिकॉज आपको इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। सो इसी कंसेप्ट का बेस हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर दिया है कि दो पॉजिटिव चार्ज है Q उनके बीच का डिस्टेंस D है, तो जो फोर्स लग रहा है वो F है। आपसे पूछा है ये रिपल्सिव फोर्स होगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर हो गया फोर्स का वैल्यू, और ये पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग कितना होगा। सो देखो यदि कोई एक बॉडी है या कोई एक आयन बोलो, तो आयन क्या है, वो यदि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उससे यदि इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यदि वो मान लो n इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो टोटल जो चार्ज उसके ऊपर आएगा वो क्या आएगा, n इंटू ई। ठीक है, मीन्स कि यदि n इलेक्ट्रॉन की बॉडी लूज करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस NE। क्लियर है। सो और यही प्लस NE आपको Q के इक्वल है। सो यहाँ से आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर, और यहाँ से Q आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर इंटू F, और ये NE के इक्वल है। सो क्लियरली यहाँ से n का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर F बाई E, एंड डेट इज आप बोल सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर F बाई E स्क्वायर। सो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछता है कि सपोज करो कि आपसे बोले कि 5 माइक्रो कूलम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ये आप निकाल दोगे 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है, बिकॉज आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने।
ऐसे ही आपसे बोले यदि 5 मिली कूलम तो क्या लिखोगे 5 × 10⁻³ और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दोगे। यदि आपसे बोले 5 नैनो कूलम तो क्या लिखोगे 5 × 10⁻9 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19। यदि आपसे पूछे 5 पिको कूलम तो एक पिको कूलम कितना के इक्वल होता है 10⁻⁻12 के, और आप 5 की बात करो तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 × 10⁻19। सो इस तरीके से ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये आपको एम्स 2003 से पिक किया गया है। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एज शोन इन द बिलो फिगर। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। मैं फिगर बना देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ प्रॉब्लम, फिर जो कंसेप्ट है वो भी हम लोग समझ लेंगे। सो ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है A। यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, और ये आपको बोल रहा है कि नॉर्मल लाइन ये जो है ना नॉर्मल, इस डायरेक्शन में क्या फोर्स इस चार्ज A पर लग रहा है। सो क्लियरली ये एंगल आपको 30 डिग्री है। अब इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे A पर, एक होगा ड्यू टू चार्ज एट B और ये इस डायरेक्शन में होगा, इसको आप बोलो F1, और दूसरा फोर्स है ये आपको ड्यू टू चार्ज एट C और ये रिपल्सिव होगा, सो इस डायरेक्शन में होगा और इसको आप बोल देते हो F2। यहाँ पर देखो F1 इज इक्वल टू F2, यदि मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो क्या होगा 1/4πε0 Q² बाई, ये यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड A है तो Q²/A²। क्लियर है? अब आपको निकालना है कि इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। सो इस डायरेक्शन में फोर्स निकालने के लिए आप पहले नेट फोर्स निकालो, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या है वो देख लेते हैं। यदि ये एंगल पहले देखो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 120 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल है आपको 180 डिग्री, उसमें से 60 डिग्री एंगल हट गया, ये 60 डिग्री तो 120 डिग्री है, और चूंकि इक्वल फोर्स है तो बीच में होगा, बीच में होगा मीन्स कि इससे ये 60 डिग्री बनाएगा। मैं यहाँ पर फिगर फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ये एंगल है 30 डिग्री और ये जो है ना फोर्स, ये 120 था, इसके जस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री आया, तो 60 + 30 90 डिग्री मीन्स कि नेट फोर्स जो लग रहा है, चूंकि दोनों इक्वल फोर्स है तो ये इस डायरेक्शन में होगा और इस नॉर्मल से 90 डिग्री बना रहा है, इस डायरेक्शन में F नेट होगा। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू BC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। क्लियर है? सो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब मल्टीपल जो चार्जेस के कारण क्या फोर्स होते हैं, इसके लिए आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स निकालना हो F नेट, तो इंडिविजुअल जो उस चार्ज पर फोर्स लग रहा है उसको निकाल लोगे और सबको वेक्टरली आप ऐड कर दोगे। और वेक्टर का एडिशन कैसे करोगे, देखो दो वेक्टर के लिए आप देखो, आपको मालूम है आप किसका यूज़ कर दोगे, आप पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ कर सकते हो। लाइक यदि दो फोर्स है, एक फोर्स F1 हो, एक F2 हो, और ये एंगल इनके बीच का थीटा होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा F नेट, ये F नेट है और इसका मैग्नीट्यूड होता है F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, जहाँ थीटा इनके बीच का एंगल है। और जो रिजल्टेंट यदि F1 से अल्फा एंगल बना रहा है तो tan अल्फा होता है आपको F2 sin थीटा डिवाइडेड बाई F1 + F2 cos थीटा। अब चाहोगे तो यहाँ से भी चेक कर लोगे तो ये आ जाएगा कि ये जो एंगल है ना, ये F1 से 60 डिग्री बना रहा है। ऐसे ये क्लियर है कि ये चूंकि इक्वल फोर्सेस हैं तो ये हाफ ही होगा। क्लियर है? और यदि एक से ज़्यादा चार्ज है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक वो पॉलीगॉन लॉ का यूज़ कर सकते हो। मीन्स कि सपोज करो एक फोर्स F1 इधर है, F2 इधर है, F3 ये है, एक के हेड से दूसरे का आप टेल लगाते जाओ और जो फाइनल जो सम होगा वो पहले के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक होगा, तो यही आपको F नेट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सारे फोर्सेस को ऐड कर रहे हो, सो आप पहले के हेड पर दूसरे का टेल रख रहे हो और इस तरह से आप जब ऐड करते जा रहे हो ना तो ये क्लोज्ड लूप बना दिया, तो उस केस में जो F नेट आ जाता है वो 0 आ जाता है। ध्यान रखना ये सब कंसेप्ट को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
सो नेक्स्ट आपको एक ऐसे प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है, उसको पहले हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोग अगले प्रॉब्लम पर मूव करेंगे। सपोज करो कि ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड A है और हर एक जगह पर चार्ज, हर एक इसके वर्टिसेस पर चार्ज प्लस Q रखा गया है। तो पूछेगा कि A पर कोई जो चार्ज पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है। सो कैसे निकालोगे? देखो इसके लिए क्या है ना कि इस सारे फोर्स को निकालो इंडिविजुअल और वेक्टरली ऐड कर लो। सो A पर जो B के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, KQ²/A² इस डायरेक्शन में। D के कारण जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव होगा, सेम चार्ज ही प्लस Q है, ये हो जाएगा KQ²/A²। अब C के कारण देखो, C के कारण के लिए जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, √2A हो जाएगा। सो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, KQ²/2A² हो जाएगा फोर्स, ठीक है, बिकॉज ये डिस्टेंस हो गया √2 है। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर तरफ 45 डिग्री एंगल है तो इसको ब्रेक कर दोगे तो एक इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, KQ²/2A² इंटू cos 45 डिग्री मीन्स के √2 1/√2 इनफैक्ट, और ये हो गया KQ²/2√2A²। और इस तरफ जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा वही सेम होगा, KQ²/2√2A²। तो इस पर जो नेट फोर्स लगा ना वो इन दोनों फोर्स का आपको वेक्टर एडिशन लेना है। मीन्स की हो जाएगा आपको दो फोर्स लगा नेट, एक इस तरफ लगा आपको KQ²/A² और 1 + 1/2√2, और इस तरफ भी आपको इतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। सो और फिर आप इस सब का वेक्टर एडिशन ले लोगे तो आपको आ जाएगा। सो इसी तरीके से ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपको नीट 2017 में पूछा है। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -E एंड द अदर इज E + ΔE। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटॉम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D much greater than atomic size apart is 0, then delta is of the order of, ठीक है। और देखो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एकदम आपको कुछ नहीं मालूम है, बस यही बोल रहा है कि जो चार्ज प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है और सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटॉम का क्या है, 0। सो पहले आप दो हाइड्रोजन एटॉम बना दो। देखो आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से बना कर दिखा रहा हूँ तो एग्जाम में बहुत जल्दी बना लोगे। इसके सेंटर पर एक प्रोटॉन होगा E + ΔE और इलेक्ट्रॉन बाहर में होगा -E, और ऐसे ही यहाँ पर भी होगा E + ΔE प्रोटॉन और यहाँ पर -E। अब इनके बीच का दोनों फोर्स निकालो। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे। सो पहले देखो इस पर नेट चार्ज कितना है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q²/d²। यदि इनके बीच का डिस्टेंस D है तो Q तो आपको मालूम करना होगा, हर एक पर इंडिविजुअल चार्ज कितना है। तो देखो इस पर टोटल चार्ज है -E + E + ΔE। सो नेट चार्ज हो गया ΔE, क्लियर है। सो इस पर भी ΔE, इस पर भी ΔE, तो नेट आपको फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 ΔE का होल स्क्वायर/d², और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होता है, Gm(m1m2/r²), तो d², और दोनों मास ऑफ हाइड्रोजन ही है तो G(mh²/d²). देखो यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन को मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल माना गया है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। सो यहाँ से आ जाएगा आपको, देखो इस पर जो नेट जो इधर तरफ जो ना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एट्रैक्टिव होता है। सो F ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा सेम चार्ज होने के कारण। सो नेट फोर्स 0 होगा। सो Fg = Fe, और ये हो जाएगा Gmh का होल स्क्वायर/d² = 1/4πε0 ΔE²/d²। सो ये हो गया सॉल्व आपको, और निकालना है ΔE का। सो ΔE² = Gmh²/4πε0। अब आपको सबका वैल्यू रखना पड़ेगा। G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11, ये वैल्यू आप याद रखना, ठीक है। और मास ऑफ ये हो गया 1.67 × 10⁻27 का होल स्क्वायर, और 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ के, क्लियर है। 1/4π इतना के इक्वल हो गया। सो 4πε0 1/9 × 10⁹ के हो गया।
सो अब आप इसको सॉल्व करने की जगह आप देखो कैसे इसको एग्जाम में आसानी सॉल्व कर लोगे। सो 10⁻11 हो गया और 10⁻54 हो गया और डिवाइडेड में 10⁻9 हो गया और इसके अलावा क्या है 6.67 इंटू 1.67 का होल स्क्वायर बाई 9। सो इसको आप रफली मान सकते हो 1 के इक्वल, ठीक है। सो आप ऑर्डर पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10⁻11 -54 -9 डेट इज हो गया 10⁻74। सो डेल्टा ई स्क्वायर हो गया 10⁻74 के ऑर्डर का। सो डेल्टा ई ऑर्डर हो जाएगा 10⁻37 ऑर्डर का। सो ये थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। एग्जाम में आपको सीधे यहाँ से स्टार्ट करना होगा और थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करना होगा कि एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। अब इसमें हम लोग थोड़ा एक कंसेप्ट भी देख लेते हैं कि अलग अलग टाइप के जो फोर्सेस होते हैं इस पर कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इनके बीच का रिलेशनशिप में। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, कंजर्वेटिव होता है, फॉर्मूला ये है, लॉन्ग रेंज का होता है और इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को यदि 1 माना जाए तो बाकी सब फोर्स का जो स्ट्रेंथ इसके रिस्पेक्ट में ये दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपको न्यूक्लियर फोर्स है और यदि बीटा डीके की बात की जाए तो ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में 10⁻24 वो उस ग्रुप में होता है। और देखो इन सब का रेंज है, ये जहाँ लॉन्ग रेंज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपको लॉन्ग होता है, अप टू फ्यू किलोमीटर्स होता है, जबकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत शॉर्ट होता है, इन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज 10⁻15 मीटर और बीटा डीके ये सब फोर्स सब भी 10⁻15 मीटर के रेंज में होता है। न्यूक्लियर फोर्स का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं पता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको कूलम्ब लॉ से आ रहा है। अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है और दोनों कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंजर्वेटिव का, इसको हम लोग आगे देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5, two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the string are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become. ये आपको नीट 2013 से पिक किया गया है और देखो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। आप सोचोगे कि बहुत इजी प्रॉब्लम आते हो है नीट में, तो ऐसा नहीं है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आते हैं। सो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो देखो इक्वल चार्जेस है, सपोज करो क्यू इक्वल चार्ज है और ये एक ना आपको इक्विलिब्रियम सेपरेशन के बीच का आर डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, आप फोर्स डायग्राम देखो, यदि इसमें टेंशन टी है तो ऊपर में क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा, बिकॉज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और आपको इस तरफ जो टेंशन लगेगा वो क्या होगा, टी साइन थीटा, ठीक है। और फिर इस पर नीचे की तरफ इसका मास m है तो नीचे की तरफ फोर्स mg लगेगा और इस तरफ फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो ये वाला चार्ज q इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा वही होगा। सो आप पूरा अपने फोर्स डायग्राम लिख दिया और देखो अब क्या कर दोगे, टी कॉस थीटा हो जाएगा mg के इक्वल, ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा, ठीक है। और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि अब ये और कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, मीन्स कि नेट फोर्स इस पर क्या है, जीरो है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। सो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी एंड एफ ई का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई एम जी। और tan थीटा का वैल्यू क्या है, देखो tan थीटा हो गया ये, यदि आप r है टोटल तो r/2 डिवाइडेड बाई वाई। सो ये हो गया r/2 डिवाइडेड बाई वाई। सो आपका जो इक्वेशन बन के आया वो आया r/2 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। ये आप इक्वेशन 3 बोल दो। अब सेकंड केस देखो, जो सेकंड वाला फिगर है वो देखो, सेकंड वाले फिगर में आप मान लो कि सेपरेशन यदि r डैश हो गया है और हाइट इसका y/2 हो गया, तो इसी टाइप से इक्वेशन रखोगे तो क्या हो जाएगा, r'/2 डिवाइडेड बाई y की जगह क्या हो जाएगा, y/2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई r डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से आप एंगल देखोगे तो यहाँ पर थीटा की जगह थीटा 1 हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन इनफैक्ट 4 हो गया। अब आप 4 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, बिकॉज आपको r डैश का वैल्यू निकालना है r के टर्म में। सो 4 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो क्या हो जाएगा r डैश बाई वाई डिवाइडेड बाई r/2y
ठीक है, इज इक्वल टू, ये एम जी कैंसिल हो गया, 1/4πε0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/r' का होल स्क्वायर 1/r²। तो ये हो गया r²/r' का होल स्क्वायर। तो देखो कितना आसानी से ये कहाँ तक आप देख रहे हो, इसमें सॉल्व बस करना है आपको। तो ये हो गया r'/2r' इज इक्वल टू r²/r' का होल स्क्वायर। ये हो गया r' का पावर 3 इज इक्वल टू r³/2 और r' इज इक्वल टू r/2 का पावर 1/3। तो यही आ गया आपको। अब आप ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन आपको ये डी करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर होगा डी। अब इसमें इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं होता स्ट्रिंग में। कभी कभी क्या होता है, काम यहाँ पर यह आ जाता है कि फॉर स्मॉल एंगल के लिए जब रहेगा ना, तो अप्रॉक्सीमेशन एक काम आ जाता है। और अप्रॉक्सीमेशन क्या है, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सो इस अप्रॉक्सीमेशन का कभी कभी यूज हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नंबर 6 है। इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को समझेंगे। पॉइंट चार्ज +4q -q एंड +4q आर केप्ट ऑन x एक्सिस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 2a। सो ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है। सो यहाँ पर रखा गया +4q चार्जेस, फिर x इज इक्वल टू a है, ये यहाँ पर रखा गया है -q चार्ज, और यहाँ पर है x इज इक्वल टू 2a, यहाँ पर फिर +4q चार्ज रखा गया है। आपसे पूछ रहा है कि कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, या सभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे, या कोई इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सो बेसिकली इस सारे चीज़ को देखने के लिए आपको एक बार सब पर फोर्स निकालना होगा। सो मान लेते हैं, मैं यदि इसको मान लेता हूँ a इस पॉइंट को, b इस पॉइंट को c, तो फोर्स एट चार्ज प्लेस्ड ऑन ए FA हो जाएगा। इस पर इस -q के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और 4q के कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू होगा 1/4πε0 4q² और रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू होगा 1/4πε0 16q²/4a², दैट इज 1/4πε0 4q²/a²। सो अट्रैक्टिव फोर्स आपको रिपल्सिव फोर्स के इक्वल है, ठीक है। सो FA का वैल्यू हो गया 0, इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है। B पर ऐसे ही देखोगे तो इधर तरफ इसके कारण फोर्स लग रहा है, इधर तरफ इसके कारण फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स है, चूंकि इक्वल चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे है, तो FB इज इक्वल टू 0 हो गया। C पर देखोगे तो वैसे ही A वाला जस्ट है, ये जो रिपल्सिव फोर्स इधर तरफ लगेगा और इसका वैल्यू इक्वल होगा अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ से। सो FC इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये ना तीनों बॉडी पर नेट फोर्स आपको क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो यस, ये सब इक्विलिब्रियम में है, बट दे आर नॉट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको मालूम है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करे ना, तो फिर से उसी पॉइंट पर आ जाए। लाइक सपोज करो यहाँ पर कोई बॉल को रखो, थोड़ा सा ऊपर रखोगे तो अल्टीमेटली ये फिर गिर करके यहीं पर आ गया, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि यहाँ पर रुका हुआ है, नेट फोर्स 0 है, मूवमेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा भी मूवमेंट दोगे ना तो ये धीरे धीरे करके ये अपना जो इक्विलिब्रियम के पोजीशन को छोड़ देगा। तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या हुआ कि आपको जैसे यहाँ पर रखा गया, थोड़ा सा मूवमेंट दे दोगे तो एक उस पॉइंट पर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। सो क्लियरली यहाँ पर यदि एक चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा भी मूव करोगे ना, तो उसका इक्विलिब्रियम में वो नहीं रहेगा, फिर से वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक नहीं आ पाएगा। सो ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसका आंसर सी होगा। आई थिंक ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम नंबर 7 टू प्रॉब्लम नंबर 14 आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट पर बेस्ड है। प्रॉब्लम नंबर 7 ये आपको नीट 2019 से पिक किया गया है। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ, फिर और बहुत सारे कंसेप्ट इस पर हम लोग देखेंगे।
और आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। सो देखो, पहले तो इसका बोल रहा है कि इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा है और दूसरे का क्या है, माइनस लैम्डा। अब ये लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या है? सपोज करो कि ये एल लेंथ का रॉड होता और इस पर टोटल चार्ज क्यू होता और इसका लेंथ एल है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ आपको होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मीन्स कि एक लेंथ में कितना चार्ज है, इसको आप बोल सकते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हो। वैसे ही आप यदि कोई सरफेस लो, स्फीयर का सरफेस लो और इस पर टोटल चार्ज क्यू है और इसका एरिया यदि सरफेस एरिया ए है, तो क्यू बाई एरिया क्या होता है, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। और वैसे ही कोई आप एक वॉल्यूम ले लो, उसके अंदर टोटल वॉल्यूम वी है, टोटल चार्ज क्यू है, तो आपको रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू बाई वी। क्लियर है? सो ये आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी है और इसका टोटल जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो 2r है और r लेंथ पर इससे आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। अब यदि इनफाइनाइट रॉड होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा r डिस्टेंस पर वो क्या होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। क्लियर है? सो इनफाइनाइट लेंथ कहने का मतलब क्या हो गया कि रॉड का लंबाई बहुत ज़्यादा है। यदि रॉड का लंबाई बहुत ज़्यादा ना भी हो तो यदि ये डिस्टेंस जो है ना r, जो आपको कैलकुलेट करना है, ये इसकी लेंथ की तुलना में बहुत कम है, तब भी आप इसको इनफाइनाइट रॉड की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ, ठीक है, इसे आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में। क्लियर है? सो यदि मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ, तो ये आई कूलम पर मीटर होगा वेक्टर के फॉर्म में लिखा। वैसे ही ये देखो, निगेटिव चार्ज के लिए, जहाँ पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, निगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। मीन्स कि निगेटिव चार्ज के लिए इसका वैल्यू होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और लैम्डा की जगह चूंकि माइनस लैम्डा हो गया तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये भी आपको किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, आई के अलोंग ही होगा। क्लियर है? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आई कूलम पर मीटर और लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है? सो ये आ गया ऑप्शन, आप देखोगे तो सेकंड करेक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे एसोसिएटेड कंसेप्ट्स को देखते हैं। सो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। सपोज करो कि अभी हम लोगों ने इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड का देखा, यदि इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड नहीं होगा तो क्या होगा वैल्यू। सो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, और ये यदि एक कोई पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पे है, ये एंगल यदि बीटा बना रहा हो, दूसरा वाला रॉड है ये एंगल यदि अल्फा बना रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा जो x एक्सिस के लॉन्ग, जिसको हम लोग ex बोलेंगे, और एक y एक्सिस के लॉन्ग होगा जिसको हम लोग ey बोलेंगे। और ex का वैल्यू होता है k लैम्डा बाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जहाँ k का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं k इसलिए लिखा क्योंकि बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना ना पड़े। और मैं यदि ey की बात करूँगा तो ey का वैल्यू होगा k लैम्डा बाई r कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब देखो, अल्फा बीटा का वैल्यू चेंज होने पर ये कॉस कंपोनेंट भी चेंज होगा और अकॉर्डिंगली डायरेक्शन भी ey का चेंज होगा। सो ये तो हो गया फील्ड का। यदि पोटेंशियल के बारे में बात करूंगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यदि प्लस प्लस चार्ज है और इसका लैम्डा क्या है, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी है, r इसका इस डिस्टेंस पे निकालना था। सो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई, ये सब फॉर्मूला सब आप लिखते जाइएगा, ठीक है। r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल होगा। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। अब इसमें अलग अलग केस देख लेते हैं। फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहला क्या है, फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स की क्या हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा ले लिए, एकदम इक्वल एंगल इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना उसी पर लिए बीच वाले पे। तो उस केस में कितना हो जाएगा, ex का वैल्यू देखो अल्फा बीटा के इक्वल हो जाएगा, तो k लैम्डा बाई r आगे में 2 आ जाएगा, साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा। और ey का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये ey का वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहेगा तो केवल आपको ex कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? अब इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी हम लोगों ने देखा है। सो फॉर इनफाइनाइट लेंथ के लिए देख लेते हैं।
सो इनफाइनाइट लेंथ के लिए यदि इसको बहुत आगे कर दोगे, इनफाइनाइटली लंबा कर दोगे, तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना तक एंगल जा सकता है, π/2 पर, जब इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, और यहाँ से Ex का वैल्यू आ जाएगा आपको 2k λ/r। क्लियर है, मीन्स कि मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकता है ना वो यही हो सकता है, बाकी सब में आपको साइन का कंपोनेंट लगा रहेगा। और Ey का वैल्यू तो आपको 0 ही आ गया। सो अब k का वैल्यू आप 1/4πε0 डाल दो, तो क्या आ रहा है, देखो λ/2πε0 r आ गया along x एक्सिस। ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन होगा फॉर पॉजिटिव के लिए, और निगेटिव के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और पोटेंशियल का केस में, जो पोटेंशियल का वैल्यू इनफाइनाइट के केस में क्या होगा, वो होगा -λ/2πε0 log ER+c। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है ना, जो पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशनशिप है उससे ये निकाला गया है। अब इसमें एक और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग केस आता है, जब ये जो है ना, ये जो रॉड है उसके एक एंड पे निकालना हो, मीन्स कि सपोज करो यहाँ पर निकालना हो R पर, और दूसरा वाला एंड क्या है, वो इनफाइनाइट हो, एकदम लंबा हो जाए, तो उस केस में आपको ये वाला एक एंगल क्या हो जाएगा, एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और एक एंगल π/2 हो जाएगा। सो जैसे इस फिगर में देखोगे तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अल्फा तो इसी लाइन से बनाना था ना, और अल्फा का वैल्यू 0 आ गया। सो देखो क्या हो जाएगा तब Ex का वैल्यू और Ey का वैल्यू। सो क्लियरली आप जब फॉर्मूला में डाल दोगे तो Ex का वैल्यू इस तरफ होगा। अब देखो यहाँ पर यही मेरा फॉर्मूला है, अल्फा का वैल्यू 0 डाल दिया तो ये 0 हो गया, अब बीटा का वैल्यू π/2 डाल दिया तो ये 1 हो गया, मीन्स कि k λ/r। सो इस डायरेक्शन में होगा k λ/r। और इसमें देखो Ey में डालोगे तो बीटा का वैल्यू π/2, cos π/2 का वैल्यू हो गया 0, और cos 0 का वैल्यू हो गया 1, सो -k λ/r। सो -k λ/r कहने का मतलब क्या हो गया कि ऊपर की जगह अब नीचे होगा, सो k λ/r नीचे में होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, यदि ऊपर में है चार्ज तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो y एक्सिस के लॉन्ग होगा वो नीचे में होगा। सो इसका नेट जो होगा वो, ये चूंकि दोनों वैल्यू सेम है तो ये कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा √2k λ/r, जहाँ k का वैल्यू हो गया 1/4πε0। क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 8, ये आपको एम्स 2008 से पिक किया गया है, और ये है चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ thin half ring of radius capital R, the electric field at the center of ring is। तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ, उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम लोग समझेंगे, सॉल्व करेंगे, और इससे एसोसिएटेड कंसेप्ट सबको भी देखेंगे। आप चाहें तो इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, यदि आपको आता हो तो अगला प्रॉब्लम भी ट्राई कर सकते हैं। सो ये चार्ज Q है और इसका जो रेडियस है वो R है, तो जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो E का वैल्यू होता है Q/2πε0r²। या आप देखो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/πr होगा। ठीक है, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। सो Q/πr को यदि लैम्डा से रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, λ/2πε0r। तो ये फॉर्मूला आपका देखा हुआ फॉर्मूला है। ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ रॉड, और डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। क्यों होगा आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। इधर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, वही इधर यहाँ वाला जो कंपोनेंट होगा उसके कारण इस तरफ होगा, और ये दोनों कैंसिल आउट करके नेट आपको इसी तरफ रखेगा। सो इस तरफ वैल्यू आया, ये आप याद कर लो। सो ये तो हुआ जब हम लोगों ने एक पूरा सेमी सर्किल लिया। यदि सेमी सर्किल की जगह हम लोग यदि क्वार्टर सर्किल लें तो क्या होगा। सो यदि मैं क्वार्टर सर्किल लूँ तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, और उसका फॉर्मूला होता है √2k λ/r। मीन्स कि इसको आप किससे याद रखना, ये वाला जो केस था ना, इससे याद रखना। एक तरफ इनफाइनाइटली लॉन्ग है और दूसरे तरफ मीन्स कि अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू π/2 का केस ये है, और ये आपको है केस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू π/2 वाला केस जो पिछला था।
समझ गए? सो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। सो दिस इज ऑल योर चार्ज सर्कुलर रिंग। सो चार्ज सर्कुलर रिंग का केस देख रहे हैं। सपोज करो कि कोई एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर है, उस पर टोटल चार्ज क्यू है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या हो जाएगा? क्यू बाई 2 पाई आर। क्लियर है? अब ये कैसे रखा गया है? इस तरफ वाई एक्सिस होगा, इस तरफ आपको एक्स एक्सिस है और इस तरफ जेड एक्सिस है। मीन्स कि ये जो रिंग है ना, ये वाई जेड के एलोंग रखा गया है और एक्स एक्सिस के एलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सो एक्स डिस्टेंस इसके सेंटर से निकालने का फॉर्मूला ये है, आप इसको याद कर लीजिए। और पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, इसको भी बिल्कुल याद कर लीजिए, जहाँ के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यदि सेंटर पर निकालना हो तो आप x का वैल्यू 0 कर दोगे, तब यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। तो उस केस में जब आप x का वैल्यू जैसे 0 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और पोटेंशियल का वैल्यू ये आ गया k क्यू बाई आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आया। क्यों 0 आया? क्योंकि यहाँ वाला जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में करेगा तो यहाँ वाला आपको इस डायरेक्शन में करेगा। मीन्स कि सब एक दूसरे का अपोज करेगा और इस कारण से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग समझे। अब यदि मान लो x का वैल्यू r से बहुत बड़ा हो, मीन्स कि बहुत दूर में जाकर के हम लोग चेक करें इसके रेडियस की तुलना में, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया वो क्या आया? k क्यू बाई एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है? यदि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो ये आप एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। सो वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा, और पोटेंशियल का वैल्यू ये आ गया। सो इसका मतलब क्या है? यदि हम लोग ज़्यादा दूर की बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर ये आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है। ये फॉर्मूला किसका है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है? सो ज़्यादा डिस्टेंस पर रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता है। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर होगा? इसके लिए एक्स का वैल्यू प्लस माइनस r/2 लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होता है। तो ये भी आप याद कर लो, इस डिस्टेंस पर होता है और इसका वैल्यू ये ई मैक्स जो निकाले है ना, यही होगा। और पोटेंशियल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा उसका वैल्यू ये होगा। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ें और आगे हम लोग एक अच्छा कंसेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करेंगे। सपोज करो कि ऐसा कुछ फिगर दिया गया हो और आपसे पूछे कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ना आप सबके कारण निकालो। इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है हर एक के कारण। सो इसके कारण क्या होगा? या आप सपोज करो कि यदि के आप वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सबसे पहले एक के कारण निकालते हैं, इसके कारण। सो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा इस तरफ होगा आपको के लैम्डा बाई आर होगा, यदि ये लेंथ आर है, और इस तरफ होगा आपको के लैम्डा बाई आर। अब इसके कारण देखो, इसके कारण क्या होगा? इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ के लैम्डा बाई आर, और इस तरफ हो जाएगा फिर से के लैम्डा बाई आर। सो नेट इन दोनों के कारण, इसके कारण और इसके कारण, इस तरफ निकल के आया 2 के लैम्डा बाई आर। और ये जो हम लोग सेमी सर्किल के कारण देखे हैं, इस तरफ क्या होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसी तरफ हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 के लैम्डा बाई आर इस तरफ आया, 2 के लैम्डा बाई आर इस तरफ आएगा, और नेट इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। कैसे आया मैं आपको समझा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है, जो कि नीट 2008 से पिक किया गया है। ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ रिंग ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी of the ring is E. The electric field at the center due to charge on the part A, C, D, B of the ring is. अब बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है ए के बी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर ई है। आपको मालूम है ई किस तरफ होगा? इसी तरफ होगा ई।
और बोल रहा है कि ए सी डी बी मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। यदि इसके कारण आपको इधर ई है तो ये बाकी जो 3/4 है ना, इसके कारण इधर तरफ ई होगा, तभी तो आपको नेट 0 हो पाएगा ना। ऐसे ही समझो, यदि हाफ के कारण इधर तरफ ई होगा तो रिमेनिंग हाफ के कारण इधर तरफ ई होगा, बिकॉज इसको कैंसिल आउट होना है। क्लियर है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई टुवार्ड्स ओके। ई टुवार्ड्स along ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यदि मान लेते हैं मैं 3/4 लिया, तो 3/4 में ये जो हुआ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस पॉइंट पर निकालना हो, इसका चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, तो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और ये क्या होगा, √2k लैम्डा बाई आर। क्यों होगा, बिकॉज एक के कारण आपको मालूम है, इसके कारण आपको मालूम है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में √2k लैम्डा बाई आर। क्लियर है, समझ गए कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो क्या है कि जब भी कोई रेगुलर शेप, हमने देखा कि रिंग के केस में सेंटर पर 0 होता है, तो जब भी कोई रेगुलर शेप होगा ना, जिसमें कि चार्ज उसके वर्टिसेस पे इक्वल हो, तो फिर उसके सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0। लाइक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो सेंटर पे फोर्स 0 होगा। यदि आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लोगे तो इसके सेंटर पर जो फोर्स होगा वो 0 होगा। एक स्क्वायर लोगे तो इसके सेंटर पर फोर्स 0 होगा। एक पेंटागन लोगे तो सेंटर पर फोर्स 0 होगा, जबकि हर एक वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज होना चाहिए। ठीक है। और यदि आप एक हेक्सागोन ले लोगे तो उसके सेंटर पर फोर्स 0 हो जाएगा। इसका यूज़ कहाँ पर है, इसका यूज़ तब होता है कि जब सपोज करो कि क्यू चार्ज यहाँ से हटा दिए, आपको यही चार्ज का दे दिया वैल्यू, तो पूछेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप सोचोगे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आपको मालूम है कि एक पेंटागन है तो इसके सेंटर पर 0 होगा यदि हर जगह इक्वल चार्ज है। तो आप इक्वल चार्ज न होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इन चारों के कारण जो ये होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो इक्वल होगा यदि एक चार्ज यहाँ पर Q रखें और R डिस्टेंस हो। तो समझे या नहीं समझे। आप ऐसे समझो कि यदि ये 4 के कारण आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस 4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जगह आप यहाँ पर मान लो कि एक केवल रखे हो चार्ज प्लस Q, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में जो आएगा वो उसका जस्ट अपोजिट, बिकॉज पांचों के कारण होता है 0। ये कंसेप्ट का कभी कभी बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग देख लेते हैं इसी टाइप का कंसेप्ट है, जब चार्ज सिलेंडर होता है तो क्या होता है। जो चार्ज सिलेंडर में कंडक्टिंग होगा या नॉन कंडक्टिंग होगा। कंडक्टिंग सिलेंडर कहने का मतलब है कि ये कंडक्टर है और इस कारण से जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सीधे बाहर में होगा, कंडक्टर के इनसाइड में चार्ज पार्टिकल नहीं रह पाता है। क्लियर है। जबकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें ना हर जगह चार्ज पार्टिकल रखा गया है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। आप देखो, यदि हम लोग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर रखें, लाइक यहाँ पर P पॉइंट है जो इससे R डिस्टेंस पे है और R इसके रेडियस से बड़ा है, मीन्स कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर है, तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो सेम रहता है और उसका वैल्यू होता है λ/2πε0 R। ये आप ध्यान दो, ये आपको बेसिकली क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। क्लियर है। ये एल का कंपोनेंट नहीं है, जैसा आपने रॉड के केस में देखा था सेम है, और जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला यही आ गया -λ/2πε0 log E/R+C। सरफेस के लिए आप स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R कर दोगे तो यही आ गया। क्लियर है। अब यदि अंदर के बारे में बात करोगे, इनसाइड में बात करोगे, तो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के केस में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, E इनसाइड 0 हो जाएगा, और इसके लिए देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है। क्लियरली कंडक्टर के लिए 0 है और नॉन कंडक्टर के लिए है λ/2πε0 R²। क्लियर है। कैसे निकालना आप समझ गए। ये है तब केस जब ये स्मॉल r ना कैपिटल R से छोटा है। और ये आई थिंक ये इसका ग्राफ भी एक बार नीचे दिया गया होगा, ग्राफ भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दिया गया है। क्लियर है। ये देखो फॉर नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए इनसाइड में ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैक्सिमम हाइट तक जाता है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है λ/2πε0 R, फिर उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होकर के गिरता है। ये बेसिकली आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। ठीक है। और उसी तरीके से आप ये देख लो, ये कंडक्टिंग सरफेस में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 था, ये पूरा 0 है, और जैसे कैपिटल R के इक्वल होता है इसका वैल्यू ये होता है, उसके बाद सेम कंडीशन में वो फॉलो करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के।
सो आई थिंक इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर और हॉलो स्फीयर के कंसेप्ट को समझेंगे। इसमें क्या है, एक हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर इज। देखो चूंकि ये मेटल स्फीयर है, मीन्स कि ये कंडक्टर है और हॉलो है, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और आउटसाइड में ये ना आपको इसको एक पॉजिटिव चार्ज Q की तरह ट्रीट करोगे। आप मान सकते हो कि जो पूरा चार्ज ना एक पॉइंट चार्ज हो गया है इसके सेंटर पर। क्लियर है। सो आउटसाइड के लिए इट्स एज गुड एज कि पूरा चार्ज सेंटर पर सेंटर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4πε0 Q/r²। और इनसाइड के लिए आउटसाइड है, और इनसाइड के लिए हो जाएगा आपको 0। ठीक है, तो ऑप्शन देख लोगे तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, 0 एज r इंक्रीजेज फॉर r लेस देन कैपिटल R एंड डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R। सो अब इसका हम लोग चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। जो चीज़ें कही गई है वो सारा यहाँ पर लिखा गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी लिखा गया है। देखो E आउटसाइड हो गया, आउटसाइड के लिए हो गया Q/r², और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है Q/a, डेट इज Q/4πr²। यदि r इसका रेडियस है तो सो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया। सरफेस के लिए आप स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल कर दो तो σ/ε0 होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, और इनसाइड में 0 हो गया। पोटेंशियल का भी फॉर्मूला दिया गया है। क्लियर है। इनसाइड में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ध्यान देना, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और इसका जो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा जो स्फीयर पे होगा। सो सेंटर और स्फीयर पर जो पोटेंशियल होगा वो σr/ε0 होगा। अब इसका देखो ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ आप देख करके समझ जाओगे, उसी टाइप से ग्राफ है। देखो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर में ये पॉइंट चार्ज की तरह डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इनसाइड में कांस्टेंट है, फिर बाहर में डिक्रीज हो रहा है आपको पॉइंट चार्ज की तरह। तो चार्ज ऑन कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड में चार्ज नहीं होता है, चार्ज हमेशा इसके बाहर आ जाता है। डेट्स वाई ये सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सेम आउटर रेडियस विल होल्ड द मैक्सिमम इक्वल चार्ज। सो हॉलो ले लो, सॉलिड ले लो, उसका जो मैक्सिमम इक्वल चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे ही रह सकता है, अंदर में नहीं रह सकता है। लेकिन यदि सरफेस नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यदि सरफेस नॉन यूनिफॉर्म होता है, जो शार्प जो पॉइंट होता है, शार्प जो ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत स्मॉल होता जाएगा, वहाँ पर ना चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो चार्ज डेंसिटी कम है दूर दूर पे, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या है, एकदम यहीं पर हो गया, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो गया। मीन्स कि सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना छोटा रेडियस उतना शार्प एज और उतना आपको ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, और यही कारण है कि चार्ज लीक्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट। ठीक है, सो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं। ये आपको है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में क्या होता है, आप देखो यदि आउटसाइड के बारे में बात करोगे ना, आउटसाइड के बारे में, तो वो यहाँ पर ये एज होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q रख दिया, पूरे स्फीयर के चार्ज को एक सेंटर पर ही प्लस Q करके मान लोगे तो उसी के इक्विवेलेंट होगा। और इनसाइड में इसका वेरिएशन अलग होता है, इनसाइड में अंदर में ये लीनियर रिलेशन होता है। सो ये हम लोग देख लेते हैं इसका थ्योरी, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थ्योरी दिया गया है, यहाँ पर सरफेस चार्ज की जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज होगा, क्योंकि चार्ज पूरा अंदर में भी है। क्लियर है। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हुआ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और आउटसाइड के लिए देखो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये यदि आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में करोगे तो ये होगा। सरफेस के लिए स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल कर दो तो ये फॉर्मूला आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इनसाइड के लिए देखो ये क्या होता है, स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ये आता है 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल r डिवाइडेड बाई RQ, या डेंसिटी के टर्म में ये है। अब पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या है, देखो पोटेंशियल आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज की तरह हो गया, सरफेस के लिए भी पॉइंट चार्ज की तरह हो गया, जैसे सेंटर पर पॉइंट चार्ज है। और इनसाइड के लिए फॉर्मूला है, इनसाइड के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है। कितना आया, 3/2, बिकॉज ये फॉर्मूला में स्मॉल r का वैल्यू हम 0 रख देंगे तो मुझे सेंटर पे पोटेंशियल मिल जाएगा। सो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लो।
ठीक है। सो क्लियरली जो नॉन कंडक्टिंग, अब ध्यान दो, नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, ऐसा सरफेस, ऐसा बॉल है जिसके अंदर चार्ज को आप ठूस ठूस करके भर सकते हो। कंडक्टर होता है तो चार्ज सीधे निकल के बाहर आ जाता है और सरफेस पे आ जाता है, इसमें अंदर में भी भरा जा सकता है। सो पोटेंशियल सेंटर पर हाईएस्ट होता है, उससे कम सरफेस पे होता है और उससे कम बाहर में होता है। सो पोटेंशियल का ग्राफ ये देखो, 3/2 Vs सेंटर पर हुआ, उसका डिक्रीज करता गया और सरफेस के बाद ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हुआ और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको अप टू सरफेस पर R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, उसके बाद स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। सो आई थिंक ये कंसेप्ट सब समझ गए होंगे, कोई बहुत टफ कंसेप्ट नहीं है। हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर पर ये फॉर्मूला है इस पॉइंट पर, ठीक है, और पोटेंशियल इस पॉइंट पर का ये फॉर्मूला, इसको भी याद कर लो, हो सकता है पूछ दे। सो अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रिस्पेक्टिवली आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। द मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज वैक्यूम। इफ एप्सिलॉन इज द डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन प्लेट्स इज। तो पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, तब इस प्रॉब्लम को समझेंगे। ये सपोज करो कि कंडक्टिंग प्लेट्स है और यहाँ पर आपको इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो आप बाहर में ना यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इस साइड भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इस साइड भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कहीं भी ले लो, इसके पास ले लो, दूर ले लो, कहीं भी ले लो, उससे मतलब नहीं है, यहाँ लो, कहीं भी लो, लेकिन क्या होना चाहिए, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग प्लेट होना चाहिए और ये आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। और वैसे ही आप यदि एक अपोजिट चार्ज का या माइनस सिग्मा का लोगे, ठीक है, निगेटिवली चार्ज का लोगे, तो उसमें इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, उसकी तरफ होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। सो अब देखो कि आपको पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में, इन दोनों के कारण एडिशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया वोल्ट पर मीटर। और यदि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक आपको सपोज करो के हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है, लेकिन यहाँ तो वैक्यूम है, सो आंसर सी होगा। अब इससे एसोसिएटेड जो थ्योरी है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस। सो आप दो ले लो, प्लेट ए और बी लिए, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इसका सिग्मा ए है, इसका सिग्मा बी है। तो ए का है सिग्मा ए और इसका सिग्मा बी है, और मान लो कि दोनों का पॉजिटिव चार्ज ही है, तो आपको नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट पर कैलकुलेट करने हैं, बीच में कैलकुलेट करने हैं, और फिर लेफ्ट साइड में जो P है, Q है, R में कैलकुलेट करने हैं। तो देखो P में क्या है, इसके कारण भी, A के कारण भी इस तरफ होगा, B के कारण भी इसी तरफ होगा। सो नेट क्या हो जाएगा, सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और बीच में यदि देखोगे तो B के कारण इस तरफ होगा जो दिखाया गया है EB से। सो ये हो गया आपको सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विथ निगेटिव साइन आएगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में है, और A के कारण इस डायरेक्शन में होगा। देखो डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, इनफाइनाइट है, इसलिए आपको इससे डिस्टेंस से इमटेरियल होता है। सो ये हो जाएगा सिग्मा A माइनस सिग्मा B बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में नेट हो जाएगा। और यदि यहाँ पर पॉइंट R पर बात करोगे तो A के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, B के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो यही वैल्यू आ जाएगा। स्पेशल केस के लिए दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम कर दोगे तो बाहर में मीन्स कि इस तरफ और इस तरफ आपको क्या रहेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और बीच में 0 हो जाएगा। क्लियर है। और यदि मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव की जगह एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, तो बीच में आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और आउटसाइड में P में और Q में आपको 0 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का देखते हैं। ये आपको प्रॉब्लम नंबर 13 है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस ए एंड बी इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये। पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और निगेटिव चार्ज पर वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो
क्लियरली ये तो आपको पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको निगेटिव चार्ज है। फिर ना यदि ज़्यादा वो फील्ड लाइंस होंगे, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। सो जिसमें जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगे ना, जिसका फील्ड लाइन का डेंसिटी ज़्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। सो आप एक स्मॉल एरिया यहाँ पर लो और उतना ही स्मॉल एरिया यहाँ पर लो, तो देखोगे कि इसमें ना आपको कम डेंसिटी है और इसमें ज़्यादा डेंसिटी है। सो आप बोल सकते हो कि चार्ज का वैल्यू ए पर ना ज़्यादा है चार्ज के वैल्यू बी से, और बी पर आपको निगेटिव चार्ज है, बी पर आपको निगेटिव चार्ज है और ए पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सो आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसका कुछ हम लोग थ्योरी का भी कंसेप्ट देख लेते हैं, बहुत आसान थ्योरी का कंसेप्ट जो सब यहाँ पर लिखे गए हैं। देखो यही पॉजिटिव चार्ज से आता है और निगेटिव चार्ज में वो इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। यदि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये बेसिकली इमेजिनरी लाइन है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझने के लिए, इसको विजुलाइज करने के लिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करना हो, तो फील्ड लाइन पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लाइक इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये डायरेक्शन होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। फिर ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यदि इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में होगा, बिकॉज टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। तो टेंजेंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जो कि संभव नहीं है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट होगा, ये हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के नॉर्मल होगा। कंडक्टिंग सरफेस के नॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि जो कंडक्टिंग सरफेस होता है या जो कंडक्टर का जो सरफेस होता है ना, वो आपको इक्वी पोटेंशियल होता है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। आप यदि ये कंडक्टर मानो तो इसका जो पोटेंशियल इसके सरफेस पर क्या होगा, सेम होगा। कहीं पर भी देखोगे इसके सरफेस पर क्या होगा, सेम। सो इस कारण से सेम होने का मतलब है कि नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि पोटेंशियल आपको यदि सेम है, इसका मतलब है कि इसके अलोंग आप मूव करोगे ना, तो फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं मिलना चाहिए। तो तभी संभव है जब फील्ड आपको इसके नॉर्मल हो। सो फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। क्लियर है? फिर फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर के इनसाइड में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं। कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है और पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होता है। फिर ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाते, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाते हैं, क्लोज्ड लूप बनाते हैं। फिर ये जो बोले कि यदि नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। क्लियर है? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यदि लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि इक्वी डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो गैप है ना वो सेम होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, तो आप फील्ड को क्या बोलोगे, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और यदि ये इक्वी डिस्टेंस नहीं होगा ना, तो फील्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपको यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट x ले लो, ये पॉइंट y ले लो, तो क्या है, इनके बीच का गैप यहाँ पर जो है वही गैप यहाँ पर है। तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट y सेम है, लेकिन यहाँ पर x के बीच में जो दो फील्ड लाइंस के बीच का गैप और यहाँ पर दो फील्ड लाइंस के बीच का गैप डिफरेंट है। तो यदि कम गैप है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज कम एरिया में आपको ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस हो जाएगा। सो यहाँ पर बोल सकते हो यदि पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, तो आप बोलोगे कि EX इज़ ग्रेटर देन EY। सो यदि मैं ऐसे बना दूं तो आप बताओ कहाँ पर फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे हाई होगा, और यहाँ जितना दूर जाओगे ये सब जगह पर फील्ड का वैल्यू कम होगा। क्लियर है? समझ गए? आसान कंसेप्ट था। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान कंसेप्ट है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। देखो इसमें 4 पॉइंट्स दिया गया है, और ये जो स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ क्या है, 12 है। तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मैं फिगर पहले बना देता हूँ, +q माइनस क्यू, और ये पॉइंट ए पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल चार्ज के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो और उसको स्केलर की तरह जोड़ दो, मीन्स वेक्टर की तरह नहीं जोड़ना, अलजेब्रिकली जोड़ना है। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला इंडिविजुअल चार्ज के लिए क्या होता है, 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। सो इस चार्ज के कारण जब निकालोगे तो क्या होगा, 1/4πε0 Q/L। ये लेंथ क्या है, L, ये लेंथ भी L है, और ये लेंथ 12 है। तो इस चार्ज के कारण हो गया Q/L, इसके कारण भी सेम हो जाएगा। सो इंटू 2 कर दो,
इसके कारण निकालो। तो इसके कारण के लिए पहले डिस्टेंस ये निकालना होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट 4l स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डेट इज स्क्वायर रूट 5l। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू है, सो माइनस क्यू ये एल है बाई क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5l। इसके कारण निकालोगे ये जो माइनस क्यू है, तो यही डिस्टेंस आप फिर कैलकुलेट करो, यही है स्क्वायर रूट 5l है। सो और माइनस क्यू है तो सेम हो जाएगा, सो इंटू 2 कर दो। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आंसर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई एल कॉमन ले लो, तो ये हो गया क्या हो गया 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 5। सो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई एल 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 5। आंसर सी होगा। देखो कितना आसान प्रॉब्लम था, कुछ था इसमें। प्रॉब्लम नंबर 16 देख लेते, ये भी बहुत आसान है। 3 चार्जेस ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ ए बी सी ऑफ साइड बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 2a, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी ए। द वर्क डन इन टेकिंग चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई। आप इसको पॉज करके ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसका फिगर बना देता हूँ। देखो ये दिया गया है कि बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 2a है, मीन्स कि ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है। और बोला है कि वो चार्ज पार्ट के लिए यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर हर एक जगह प्लस क्यू चार्जेस हैं। तो बोला है कि कैपिटल क्यू चार्ज को मैं डी से उठा करके ई पर ले गया, तो कितना मुझे काम करना पड़ा। सो काम हमेशा होता है W होता है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। सो Q इंटू आप बोलोगे पोटेंशियल एट पॉइंट E माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट D, बिकॉज D से उठा करके E पर ले गए तो चेंज क्या हुआ VE माइनस VD, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो अब VE माइनस VD निकाल लो, तो VD पहले निकाल लो। तो VD निकालने के लिए यहाँ का पोटेंशियल निकालना होगा। तो देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, यदि ये है A लेंथ, देखो ये आपको 2a लेंथ है, ये AC है 2a लेंथ, ये क्या है 2a है, और ये a है, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट 3a। और वैसे ही आपको यदि ये निकालना हो BE, तो इसके लिए क्या हो जाएगा दिस स्क्वायर, ये 2a हो गया ना, और ये a है, तो ये भी हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट 3a। तो जब चार्ज जब D पर है तब देखो निकालो क्या होगा, तो B के कारण के लिए आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई A। C के कारण हो गया, और A के कारण निकालना हो तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्क्वायर रूट 3a। और जब E पर ले जाओगे और तब निकालोगे तो सेम चीज़ आ जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब कि VE इज इक्वल टू VD आ जाएगा, और इसका जो डिफरेंस हो जाएगा VE माइनस VD, ये आपको 0 हो जाएगा। सो आपको वर्क डन कितना होगा, आपको 0 होगा। मीन्स कि D और E क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना हो ना, तो उस पर कोई आपको वर्क डन नहीं करना पड़ता है, बिकॉज पोटेंशियल सेम है। तो काम क्या करना है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है। इफ a charge q is given a displacement r1i r2j plus r3k in an electric field E, then the work done is, देखो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन आप क्या करो, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस है और ये Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली आपको वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और यही बेसिकली चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। सो Q इंटू E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए और डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, चार्ज जो मूव कर रहा है उसको उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, और यही वर्क डन निकल जाएगा। और ये जो वर्क डन है ना, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। सो A से B तक जाना हो और किसी भी रास्ते से आप लेकर के जाओ, ठीक है, किसी भी रास्ते से लेकर जाओ तो वर्क डन सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स में किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाता है, और वो चेंज क्या होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है।
सो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ गए होगे। प्रॉब्लम नंबर 17 देख लेते हैं। बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और वर्क डन हो रहा है, चार्ज पार्टिकल जो मूव किए हो 0.2 कूलम, उसको पॉइंट एक से दूसरे पॉइंट तक ले गए हो, डिस्टेंस 2 मीटर ले गए हो एक लाइन के अलॉन्ग जो कि 60 डिग्री बना रहा है, और जो वर्क डन W हुआ वो 4 जूल हुआ। तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ E क्या होगा। सो अभी हम लोग ने देखा है, ठीक है, आप इन दोनों का कॉस कंपोनेंट लेते हो। सो E डॉट R क्या होगा, E इंटू आर इंटू कॉस थीटा, और E इंटू आर कॉस थीटा क्या होगा 2 कॉस 60 डिग्री, और इसको फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, चार्ज है 0.2 और यही आपको वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, डेट इज़ यही आपको 4 जूल के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से E का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.2 इंटू कॉस 60 डिग्री, इट इज़ 1/2। सो ये हो गया 4/2 इंटू 10, डेट इज़ 20 न्यूटन पर कूलम। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 18, जो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल के कंसेप्ट पर बेस्ड है। 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियाई A, B, C, where A is less than B, B is less than C, and have surface charge density sigma, minus sigma and sigma respectively. If VA, VB and VC denotes the potential of 3 shell, then for C is equal to A plus B. आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। देखो एग्जामिनेशन में इस टाइप के प्रॉब्लम है, यदि इजी हो, एक बार में हिट हो तो कीजिए, अदरवाइज फिर आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन मैं इसको बना कर दिखाता हूँ, देखिए कितनी आसानी से बन जाएगा। देखो 3 बॉडीज़ हैं, तो ये आप 3 मैंने बनाया, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। अब स्फेरिकल सेल का जो प्रॉपर्टी होता है ना, यदि इसका रेडियस r मानो, तो ये अंदर से ले करके बाहर तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ना, इसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। और यदि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा Q/4 पाई r स्क्वायर, डेट इज़ Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा V हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर बाई r। क्लियर है। ये कंसेप्ट हुआ जब ये अंदर में, यदि बाहर के किसी पॉइंट पर निकालना हो स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, इसको आप ऐसा मान सकते हो कि जो चार्ज है ना, सारा का चार्ज सेंटर पर रखा गया है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, ये स्मॉल r है। सो अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। देखो दिया गया है कि अंदर वाले का रेडियस A है, उसके बाद वाले का रेडियस B है, इसका रेडियस आपको C है, इसका आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, इसका सिग्मा है। तो आपको तीनों का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग VA कैलकुलेट करते हैं। तो VA क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू, यहाँ पर जो पॉइंट इसके सेंटर, इसके सरफेस पे निकालना है, A के सरफेस पे निकालना है, यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये A B के अंदर में है, तो पहले A पर जो पोटेंशियल होगा वो इम्पैक्ट होगा A के कारण, फिर होगा B के कारण, और फिर होगा C के कारण। सो A के कारण, ये A के कारण सरफेस पे है, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r हो जाएगा, QA/r होगा। B के ये अंदर में है, अंदर में के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB/r, यहाँ पर A कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, B के लिए रेडियस है B, तो B हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC/, अब C के लिए देखो, तो C के लिए यहाँ पर, C के लिए भी ये अंदर में है, तो QC/C हो गया। बिकॉज आपको मालूम है किसी स्फेरिकल सेल के अंदर में पॉइंट होता है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होता है। अब ये सिग्मा के टर्म में आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, QA का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर बाई A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर बाई B प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई C स्क्वायर बाई C। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। तो ये हो गया आपको 1/एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा सिग्मा A माइनस सिग्मा B प्लस सिग्मा C। तो ये आपको आ गया इक्वेशन 1, जिसको आप बोले कि VA बोल दिए। अब आप निकाल दो VB। सो VB के लिए ये आपको ये वाला सरफेस है, देखो
वीवी के लिए ये वाला सरफेस है। ये जो सरफेस है ना, ये ए से बाहर में है, तो ए आपको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर देगा। सो वीबी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। और पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको पोटेंशियल के लिए बी से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये देखो ये फॉर्मूला थोड़ा रॉन्ग में लिख दिया हूँ। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल के फॉर्मूला के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा। सो सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी के लिए जब लोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी विथ माइनस साइन है, चूँकि माइनस सिग्मा था, प्लस सी के तो ये अंदर में ही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। सो ये हो जाएगा आपको 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए स्क्वायर बाई बी माइनस सिग्मा बी प्लस सिग्मा सी। क्लियर है। अब आप देखते हो सी के सरफेस पर, ये वाला जो सी का सरफेस है ना, इस पर आपको निकालना है। तो सी के सरफेस पर जब निकालोगे तो ये हो जाएगा VC हो जाएगा, वैसे ही करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी के लिए आपको ए और बी आपको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर जाएगा, क्योंकि सी ना इसके बाहर में है, लेकिन सी खुद के लिए क्या चीज़ है, उसके सरफेस पर नहीं है। तो सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई सी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाई सी प्लस विथ माइनस साइन होगा, क्योंकि माइनस सिग्मा है, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। सो अब फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए स्क्वायर बाई सी माइनस सिग्मा बी स्क्वायर बाई सी प्लस सिग्मा सी। सो ये आपको निकल गया VA का वैल्यू, VB का वैल्यू और VC का वैल्यू। अब आपको ये जो कंडीशन दिया गया है C इज इक्वल टू A प्लस बी, इसको अप्लाई करना है। तो मान लो कि B का वैल्यू 2A मान लो, A का वैल्यू A मान लो, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3A आ जाएगा। और आप वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने पर आप देखोगे कि VA इज इक्वल टू VC निकलेगा और ये VB से बड़ा होगा। सो आप कंडीशन देख लो, तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े, ये कैसे निकालते हैं कंडक्टिंग सेल के केस में, जो कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल होगा, उसका यही मेथड है। सो आई थिंक ये समझ गए होगे। अब प्रॉब्लम नंबर 19 देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसमें बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है यहाँ पर और दूसरा उससे 30 सेंटीमीटर के दूर पर एक पॉइंट चार्ज Q2 है, ठीक है। ए बी देख लिए। अब C पर एक पॉइंट चार्ज Q3 लिए, इसको एक सर्कुलर आर्क में ले करके फिर से आप D पर ले आए, तो पूछ रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ये आया, तो K का वैल्यू क्या है। सो इनिशियली जब ये 40 सेंटीमीटर ऊपर में था, C पे था, तब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे, और जब मूव करके D पे लाए हैं तब कैलकुलेट कर लोगे। तो जब C पे था तब आपने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का, ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई आर। तो आपको मालूम है कि दो चार्ज हो Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस यदि R हो तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर होता है। सो देखो A और C का लोगे तो 40 सेंटीमीटर गैप है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई 0.4 है। और यदि आप C का B से लोगे तो ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे, सो स्क्वायर रूट आपको कितना हो जाएगा 2500, डेट इज 50 सेंटीमीटर। सो ये इसलिए आप 0.5 लिख दिए यहाँ पर। फिर पोटेंशियल एनर्जी जब ये Q3 पॉइंट D पर होगा तो ऐसे ही आपने कैलकुलेट कर लिया। सो Q1 Q3 इन डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.4, और यहाँ पर जब आया तो इसका कॉम्बिनेशन बना दिए और इसका कॉम्बिनेशन बना दिए, तो दो टर्म आ गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिए और दिया गया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल है, तो इक्वेट कर दिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q3 हट गया। सो आपको क्या आ गया, K का वैल्यू आ गया 8Q2।
बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को देख लेते हैं। इस पर आपको प्रॉब्लम नंबर 20 बेस्ड है, ठीक है। यदि पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया वी एक्स वाई जेड 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन कूलम एट द पॉइंट 110 इज। तो अब देखो, पहले मैं यहाँ पर थ्योरी लिख दिया हूँ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना होता है ना, तो बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ठीक है। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और साथ में निगेटिव साइन लेना होगा। सो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr होगा, ठीक है। और इसको आप यदि इंटीग्रेट करोगे तो पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 2 तक, तो इधर भी पॉइंट 1 से लेकर 2 तक करोगे तो v2 माइनस v1, मीन्स कि जहाँ v2 है पॉइंट नंबर 2 का पोटेंशियल, v1 है पॉइंट नंबर 1 का पोटेंशियल, इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। क्लियर है। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो बाहर निकाल दोगे और ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या हो गया, चेंज। अब ये देखो, ये आपको माइनस साइन के साथ आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। अब यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स कि यदि एक्स वाई जेड के फॉर्म में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे प्लस डेल वी बाई डेल जेड के। अब डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब क्या है, मीन्स कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो आप भूल सकते हो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, मीन्स कि y और z को आपको कांस्टेंट टर्म मान लेना है और तब डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। वैसे ही हो गया ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट। इसमें क्या रहेगा कांस्टेंट, x एंड z। इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, x एंड y। और इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, इसलिए मैं यहाँ पर ex लिखा। क्या लिखा, ex हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। इसका वैल्यू हुआ माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ey वैसे ही हो गया माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ez वैसे ही हो गया माइनस डेल वी बाई डेल जेड। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिया गया था, v इज इक्वल टू 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। क्लियर है। सो ex निकाल लोगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 6y। अब डिफ्रेंशिएट कर लोगे, देखो मैं एक डिफ्रेंशिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो y को कांस्टेंट मानोगे, तो 6 और y कांस्टेंट हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन x से किए तो हट गया, तो 6y बचा। इसमें कोई x का कंपोनेंट नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म मान लिए, तो 0 हो गया। इसमें भी कोई x का कंपोनेंट नहीं है तो ये भी कांस्टेंट टर्म हो गया, तो 0 मान लिए। तो 6y आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और आगे में माइनस साइन लगा देना है तो माइनस 6y हो गया। वैसे ही यदि ई लिखोगे माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो फिर इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंशिएट, तो 6x कांस्टेंट हो गया, तो 6x हुआ। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1 होगा, यहाँ 2z कांस्टेंट हो जाएगा तो प्लस 2z। तो देखो यही सेम चीज़ आ गया, आगे में माइनस साइन लगा दोगे। सो ऐसे करके आप ex निकाल लेते हो, ey निकाल लेते हो, ez निकाल लेते हो, और पॉइंट 110 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेते हो, मीन्स x y z का वैल्यू डाल देते हो, तो ये आ गया। ठीक है, क्लियर आ गया। अब आपसे ये भी पूछ रहा है कि फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज पर इस पॉइंट पर क्या लगेगा। सो फोर्स निकालने के लिए पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। सो मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैं, इसका स्क्वायर रूट, इसको सारे कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, और ये आ गया स्क्वायर रूट 65 न्यूटन पर कूलम। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आपको फोर्स हो गया। आसान प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम नंबर 21 देखते हैं। देखो ये कंसेप्ट हम लोग सीखे ही हैं कि ABC आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। सो एज द पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ए का जो पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम होगा, सी का उससे ज़्यादा होगा, बी का सबसे ज़्यादा होगा। तो यही हो जाएगा, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल। ऐसा हो गया जिसका पोटेंशियल इक्वल है। सो बोला द डायग्राम बिलो शो द रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल्स।
सो ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिगर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन ईच डायग्राम, तो आपको वर्क डन किस में मिनिमम होगा और किस में मैक्सिमम होगा। सो आपको मालूम है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप यदि मीन्स कि यहाँ का पोटेंशियल पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है 40 वोल्ट है और हर एक केस में सेम है। तो आप जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज आपको क्या होता है, वर्क डन होता है। सो इन सब केस में क्या होगा, वर्क डन सेम होगा। ठीक है, अगेन आप देखो यहाँ पर यदि 40 वोल्ट है तो यहाँ भी 40 वोल्ट होगा, यहाँ भी 40 वोल्ट होगा, यहाँ भी 40 वोल्ट होगा। सो ए यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर ले आए, जैसे सपोज करो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर लाए ना, तब भी सेम वर्क डन होगा। यहाँ से उठा करके आप यहाँ पर लाए तब भी सेम होगा। यहाँ से उठा करके और यहाँ पर ले गए, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले जाएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे ही यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले जाएंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो ये सब बेसिकली कंसेप्ट सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में यहाँ पर ब्रीफली लिखा भी हुआ है। देखो, फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जितना ज़्यादा इक्विपोटेंशियल लाइन का डेंसिटी होगा ना, वहाँ पर उतना ज़्यादा आप मैग्नीट्यूड ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। सो हायर द डेंसिटी लार्जर द field strength, as high field intensity equipotential lines are closely spaced। लाइक आप सपोज करो कि यहाँ पर क्लोज में आओगे ना, क्लोज में तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजली स्पेस्ड होगा। दूर में जाओगे तो थोड़ा सा इसमें गैप बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि क्लोज में चार्ज पार्टिकल, ये एक बेसिकली पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल है। सो पॉइंट चार्ज के एकदम जब उससे क्लोज जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत हाई होगा। सो जितना हाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, इक्विपोटेंशियल जो लाइन्स है ना वो बहुत और क्लोज होते जाएंगे। तो यही चीज़ बोला जा रहा है। फिर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस और लाइन। तो जैसे कि ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का बनाया गया है ना, तो जो इसके परपेंडिकुलर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। क्योंकि आपको यदि कोई सपोज करो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग मूवमेंट होने पर पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है। तो क्लियरली यदि पोटेंशियल सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा ताकि आपको पोटेंशियल में डिफरेंस ना आए। और द इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज और अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर। ये तो आप समझ गए होंगे। और ये जो है ना, ये आपको दिखाया गया है इक्विपोटेंस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द फैमिली ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन। सो बेसिकली ये इस टाइप से प्लेन्स रहेंगे इक्विपोटेंशियल। मैं ना ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक वीडियो बनाया हूँ उसमें आप देखेंगे ना तो सारे थ्योरी को ढंग से बताया गया। यदि आपको इसमें समय हो तो उसको भी आप रेफर कीजिए। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है। सो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है तो क्लियरली जो V5 का वैल्यू सबसे कम होगा क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज होता है। सो यही चीज़ यहाँ पर लिखा भी गया है। फिर मेटालिक सरफेस किसी भी शेप का लोगे ना, किसी भी शेप का मेटालिक सरफेस ले लोगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा क्योंकि मेटालिक सरफेस का जो सरफेस होता है ना उसका पोटेंशियल सेम होता है, आपको मालूम है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी आपको क्लियर है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि वर्क डन होता है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जीरो के इक्वल है। अब ये लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइपोल वगैरह अगले वीडियो में देखेंगे, डाइपोल, गॉस लॉ और कैपेसिटर। सो ए पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2I माइनस 3j इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0j। द चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल t इज गिवन बाय। तो आपसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम आप जानते हो कि इम्पल्स के इक्वल होता है और इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम के इक्वल है। तो फोर्स यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स हो जाएगा QE हो जाएगा फोर्स और इसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर लोगे तो QET। सो यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है तो QE0 इंटू टाइम T है। तो यही हो गया आंसर। आप आंसर देखोगे तो आंसर इसका बी करेक्ट होगा। लेकिन हम लोग इसमें और कंसेप्ट सीख लेते हैं। सो पहला कंसेप्ट है, देखो यहाँ पर फोर्स कैसे निकलता है। सो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है तो उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर लोगे तो फोर्स होगा। एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसको मास से फिर डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन इनटू टाइम t होगा। सो इनिशियल वेलोसिटी ये दिया गया था, एक्सेलरेशन ये हो गया और टाइम t से मल्टीप्लाई कर दो। और यदि चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, इफ़ अ चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v, देन आपको क्या होगा 1/2 mvf माइनस vi, मीन्स कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज, मैं लिख देता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया Q इंटू डेल्टा V के इक्वल हो जाता है। अब कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज करो कि एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी आपको नीट में पूछ सकता है। यदि चार्ज पार्टिकल है जो कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से गया, तो आपसे पूछ देगा कि इसका लोकस क्या होगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके मोशन को ब्रेक कर दो दो पार्ट में। आप पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को ब्रेक करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा, सपोज कर पार्टिकल किसी टाइम t पे यहाँ पर है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x है और ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको y है। तो x क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम t, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें एक एक्सेलरेशन लग रहा है QE/m, ठीक है। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at², और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो s हो गया 1/2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया QE/m इंटू t²। सो t का वैल्यू यहाँ से डाल दो x/u, तो ये आ गया आपको लोकस। लोकस क्या हो गया, आपको ट्रेजेक्ट्री, किस पाथ में मूव कर रहा है। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट में पूछ सकता है। और वेलोसिटी किसी टाइम इंस्टेंट पर निकालना हो तो वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट निकाल दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल दो, वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल दो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज कुछ भी नहीं होगा, तो vx इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वही फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा, और वर्टिकल जो वेलोसिटी है vy क्या होगा, uy प्लस ay इंटू टी, मीन्स कि इनिशियल आपको वर्टिकल वेलोसिटी जो कि 0 थी और एक्सेलरेशन है QE/m इंटू टाइम t, सो QE/m इंटू टी इंटू जे, ठीक है। सो QE/m t j हो गया। सो बेसिकली वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और नेट वेलोसिटी के लिए आप इसको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लो और एंगल tan अल्फा हो जाएगा QET/m डिवाइडेड बाई u, डेट इज vy/vx हो गया, और अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स vy/vx। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस किए, काफ़ी सारे प्रॉब्लम को डिस्कस किए, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स को और डिस्कस किया जाना है। मेरा एक प्लेलिस्ट है, आपके पास में टाइम हो तो प्लीज़ जाइए उसको देखिए, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स में डाले गए हैं। सो हम लोग अगले वीडियो में डाइपोल, गॉस लॉ और कैपेसिटर देखेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।